आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th इकोनॉमिक्स, आप सभी बच्चे जो भी आर्ट्स में पढ़ते हैं तो उन सभी बच्चों को देखो आर्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इससे पहले भी देखिए मैंने बहुत से लेक्चर अपलोड किया हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सारा का सारा वीडियो देख के जाइए, आपको एक भी बाहर का सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा जितना सवाल कर, लेकिन आपको टर्म्स एंड कंडीशन सारा का सारा वीडियो आपको देखना है। फिर वरना कमेंट बॉक्स में आके ना कहें कि सर क्वेश्चन नहीं आया था, तो आपका काम है सारा वीडियो देख के जाइए। न्यूमेरिकल का वीडियो हो चाहे आपका क्वेश्चन आंसर वीडियो, सब देख के जाइएगा। मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूँ। तो फिलहाल अगर आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना उसके वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। और जो भी बच्चे अगर आर्ट्स में इंग्लिश मीडियम रखे हुए हैं, इंग्लिश में इकोनॉमिक्स रखे हुए, तो उनके लिए भी यहाँ पर बनाया हुआ है। तो जो बच्चे मोस्टली अगर इंग्लिश में आर्ट्स रखे हुए अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ज़्यादा संख्या में बच्चे होंगे तो ही मैं इंग्लिश में बनाने जाऊँगा, अदरवाइज ये लास्ट वीडियो इंग्लिश में रहा उसके बाद नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो बच्चे इंग्लिश में रखें आर्ट्स को तो कमेंट कर दीजिएगा अपना। चलिए आइए पहला सवाल देखते हैं। तो देखिए पर्यावरण के क्या कार्य होते हैं ये हमें बताना है। तो पर्यावरण के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित इस प्रकार से है कि यह जीवन जीने के लिए हमें क्या संसाधन जिसे रिसोर्स हमें प्रदान करते हैं। नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल और गैर नवीकरणीय मतलब नॉन रिन्यूएबल पर्यावरण दोनों ही क्या करते हैं, ये प्रदान किया जाता है किसके, हमारे पर्यावरण के द्वारा। फिर यह अवशेष को जो भी चीज बचे हुए रहते हैं उनको समाहित मतलब अपने पर रख लेता है, अपने पर जमा कर लेता है। यह जनहित और जैविक विविधता प्रदान करने वाला जीवन का क्या करता है, पोषण करता है। और साथ ही साथ यह सौंदर्य विलयक सेवाएं भी क्या करता है, ये प्रदान करता है। ये किसका काम है, पर्यावरण का काम होता है। हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट है वो हमें जीवन जीने के लिए बहुत सी चीजें देते हैं। ये बात भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, इसे इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को लिखी हुई है 5 पॉइंट, जैसे हिंदी में लिखा हुआ है सेम यहाँ पर 4 पॉइंट यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल है, अगर यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर भू क्षय के लिए उत्तरदायी कारक बोला हुआ है। अगर यहाँ पर विश्व बोला जाएगा तो देखिए थोड़ा सा सवाल हट के लिखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर सवाल लिखा हुआ भारत में भू क्षय के उत्तरदायी 6 कारक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भारत में बताया हुआ है कि भारत में भू क्षय मतलब देखिए सीधा बात है लैंड डिग्रेडेशन के कारण क्या होता है। तो पहला क्या क्या हो सकता है कारक की वन विनाश। देखिए जो हम लोग दिन प्रतिदिन वनों की कटाई कर रहे हैं जिसके कारण वनस्पति की हानि होगी, जिसके कारण सीधा बात है भू क्षय का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। फिर अधारणीय जलाव लकड़ी और चारे का निष्कर्षण मतलब सीधा बात है देखिए हमारे आसपास जो भी हमारे कह सकते हैं जो फायरवुड है या फिर जो भी फॉर्डर चारे उसका हम ज्यादा यूज कर इसका लकड़ी काट रही है, सारा सारा फैक्टर करता है। फिर वन भूमिका, देखिए वन का जो भी क्षेत्र अगर हम लोग उसका जगह को मतलब घेर लेंगे तो सीधा बात है पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जो लैंडस्लाइड वाला लैंड डिग्रेडेशन रहेगा वो लगातार बढ़ते चलेगा। फिर अगला हमारा भू संरक्षण हेतु समुचित उपाय। देखिए समुचित मतलब होता है ऐसा उपाय जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग भू को क्या कर सकते हैं, जमीन को क्या करते हैं, बचा सकते हैं। फिर कृषि रसायन का, कृषि जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसका कम से कम यूज करके या फिर ना ही करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सॉइल को बचा सकते हैं। फिर सिंचाई व्यवस्था को नियोजन तथा अविवेकपूर्ण प्रबंधन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, भू क्षय से बच सकते हैं। तो ये 6 फैक्टर था वो मैंने आपको बता दिया। और ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए लिखी हुई है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है वो इस इंग्लिश में नोट डाउन करते चले, ठीक है। कि आइडेंटिफाई 6 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। अगला सवाल मैं आपको बता देता हूं एक बात, याद रखिएगा अगर आपने कॉमर्स और साइंस के बच्चों को क्वेश्चन पेपर देखा होगा वहां पर एक सवाल आपको अधिनियम से पूछा हुआ था कि कोई रोजगार दिया था, कोई रोजगार योजना था, उससे संबंधित आपको कुछ बताने थे। और ये सवाल भी मोस्टली फेमस सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की विशेषता क्या थी। एक सवाल रोजगार वाला जरूर आएगा, पेपर में छपेगा, मैं आपको बता देता हूं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की कुछ विशेषता इस प्रकार है कि यह अधिनियम केवल एक कार्यक्रम ही नहीं है अपितु एक कानून है। यह कार्यक्रम के साथ साथ क्या है, कानून भी, लॉ भी, जिसके अंदर क्या है रोजगार हासिल करने की गारंटी देता है यह कानून। फिर इसके नियोजन तथा क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं के, देखिए हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वो हमारा क्या है लो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है या फिर त्रिस्तरीय गवर्नमेंट के अंतर्गत हम लोग आते हैं। हम लोग जिस भी इलाके में रहते हैं तो वहां पर देखिए पंचायती राज सिस्टम रहता है, वहां पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। फिर अगला है हमारा, इसमें संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से पारदर्शिता होती है, ट्रांसपेरेंसी है, उत्तरदायित्व है, सामाजिक लेखा जोखा, परीक्षा और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित इसके द्वारा की जाती है। फिर अगला हमारा शिकायत निवारण प्रणाली में भी क्या होती है, इसमें व्यवस्था की जाती है और इसका लाभ उठाने वालों को 1/3 क्या होती है, महिलाएं भी होती है, महिलाओं को भी देखिए यहाँ पर भागीदारी बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। और ये बात इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी को लिखी हुई है कि राइट द फीचर्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एक्ट गारंटी एक्ट, ठीक है, जिसे आप लोग ठीक है नरेगा के नाम से जानते होंगे, देख लीजिए। अगला सवाल हमारा, सरकार ने बुजुर्गों, निर्धनों और असहाय महिलाओं की सहायता के लिए मतलब कौन कौन से, देखिए अगर पूछा जाए भारत में ऐसी कौन सी योजनाएं चलाएगी ताकि लोगों जो भी हमारे भारत के बुजुर्ग लोग हैं, निर्धन हैं
या फिर कोई भी महिला है उनके लिए सशक्तिकरण के लिए भी कौन सा भारत सरकार द्वारा नियम चलाया गया था या फिर कौन से कार्यक्रम अपनाया गया? तो याद रखिएगा, सरकार ने बुजुर्गों, निर्धनों और असहाय महिलाओं की सहायता के लिए कुछ कदम उठाए। जैसे पहला है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसे NSAP कहा जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब घरों में बुजुर्ग, रोटी कमाने वाले की मृत्यु तथा प्रसूति देखभाल से प्रभावित होने को सामाजिक सहायता उसमें प्रदान की जाती है। यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 लागू किया गया था। इस कार्यक्रम में देखिए इसी के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। एक राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, आपको मालूम होगा कि अगर आपके घर में कोई दादा दादी होंगे तो उनको पेंशन मिलता होगा। राष्ट्रीय परिवार हितकारी योजना और राष्ट्रीय मातृत्व हितकारी योजना। इसके अलावा देखिए भारत सरकार द्वारा बहुत से स्टेप चलाए गए, आज नहीं है, ये बहुत पहले का डाटा दिया हुआ है जो आपके इकोनॉमिक्स के बुक में दिया हुआ मोस्टली, ठीक है। और अन्नपूर्णा योजना, ये तो फेमस, आपको मालूम होगा कि यह योजना अप्रैल 2000 में चालू की गई थी। यह 100% केंद्रीय मतलब केंद्र के द्वारा इस बजट पास किया गया था या फिर योजना जारी किया गया था। यह उन वरिष्ठ नागरिकों को कैलोरी आवश्यक, जो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक है उनको क्या है ज्यादा कैलोरी की एनर्जी की आवश्यकता है, क्योंकि उन उम्र कम होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो कैलोरी एक हिसाब से कैलोरी एनर्जी क्या, एनर्जी का मात्रा क्या होता है, कैलोरी होता है। जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन आने के योग होते, परंतु उन्हें पेंशन क्या नहीं मिल पा रही, उन्हीं को ये मिल पाता है अन्नपूर्णा योजना, ठीक है। और ये बात इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को लिखी हुई है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी इसे नोट डाउन करते चले अपने कॉपी में। अगला सवाल हमारा, भारत में निर्धनता से मुक्ति पाने के लिए, और ये सवाल जो है 5 नंबर या 3 नंबर का सवाल है, पूछा जाएगा कि भारत में निर्धनता से मुक्ति पाने के लिए रोजगार सृजन करने वाले कार्यक्रम जो हम लोग चलाते हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है, क्यों कंपलसरी आप कह सकते हैं, बताना है। तो देखिए निर्धनता और बेरोजगारी में एक जो कारण प्रभाव संबंध है। यदि हम बेरोजगारी का उन्मूलन करेंगे तो गरीबी स्वतः क्या हो जाएगी, वो खुद ब खुद दूर हो जाएगी। इसलिए भारत सरकार ने गरीबी कम करने के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अवश्य कि एक व्यक्ति के आय के साधन या रोजगार के साधन अनुपस्थित निर्धनता होता है, लेकिन कह सकते हैं यदि सरकार उनके लिए रोजगार का कुछ प्रबंध कर दे तो मजदूर चाहे मजदूरी चाहे रोजगार चाहे स्वरोजगार रूप में वो निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर आ सकता है। मतलब सीधा बात, अगर आपको रोजगार मिलेगा तो आप निर्धनता के कह सकते हैं निर्धनता के वश से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। और यही बात यहाँ इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को लिखी हुई कि व्हाई आर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम इंपॉर्टेंट टू गेट रीड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है, इसे देख लीजिए आप लोग। अगला है हमारा मानव विकास के विभिन्न संकेतों का उल्लेख करिए। तो देखिए मानव विकास के विभिन्न संकेत इस प्रकार है। मानव विकास सूचकांक, इसका मूल्य जितना कम हो प्रदर्शन उतना बेहतर माना जाता है, तथा इसका विपरीत होता है, मतलब सीधा बात अगर मूल्य बढ़ जाएगा तो जो प्रदर्शन है वो कम नजर आता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा इसका उच्च मान होता है, वो बेहतर प्रदर्शन दिखाता है, तथा इसका विपरीत क्या होता है, कम हो जाता है। फिर प्रोत साक्षरता दर, इसका उच्च मानना क्या होता है, बेहतर होता है, लेकिन इसका उल्टा करेंगे, अगर जय कम होगा दूसरा कम होगा। फिर सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति जो इसका होता है वो इसका मान बेहतर होता है, तो इसका शायद विपरीत होता है। और निर्धनता रेखा के नीचे सेम कहानी यहाँ पर ये रिपीट किया जाता है, ठीक है। और तो मेंशन द, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि मेंशन द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और पॉइंट वाइज यहाँ पर आपसे बच्चों के आंसर लिख दिया गया है। अगला सवाल 5 नंबर का है, VVI कर लीजिए कि धारणीय विकास की परिभाषा में वर्तमान और भावी पीढ़ियों के बीच समता के विचार की व्याख्या करें। तो देखिए यह जो बहुत सुंदर कथन कहा गया है कि यह पर्यावरण हमें पूर्वजों से विरासत नहीं मिला, बल्कि इसे हमने भावी पीढ़ियों से उधार लिया है। जो चीज उधार ली जाती उसे समान या बेहतर स्थिति में वापस करना होता, आपको मालूम होगा। यहाँ पर वर्तमान और भावी पीढ़ियों के बीच समता का विचार महत्वपूर्ण हो गया है। हम पिछली पीढ़ी को उपलब्ध संसाधनों और भावी पीढ़ियों को उपलब्ध संसाधनों के बीच समता बनाने की आवश्यकता है। हम अपनी भावी पीढ़ियों के भविष्य को दांव पर लगाकर अपनी वर्तमान का आनंद नहीं ले सकते। अतः विकास धारणीय तभी हो सकता है जब हम विकास की ऐसी विधियां अपनाएं जिसमें वर्तमान समय में वस्तु और सेवाओं का क्या हो सके, उत्पादन भविष्य की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए क्या हो सके या फिर परवाह किए बिना यूज कर सकते हैं। हमें अपनी पीढ़ियों को उतना ही संसाधन विरासत के रूप में सौंपने की जरूरत है जितना हमें पूर्वजों से क्या प्राप्त हुआ, एक्स्ट्रा यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराना है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ इक्विटी बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन इन द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और ये इंग्लिश में लिख दिया गया है, तो आप लोग जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है इसे नोट डाउन कर ले। तो फिलहाल मैंने देखिए आपको 7 सवाल करवा दिए जो 5 नंबर और 3 नंबर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको दिल से वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आया चैनल सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को दोस्तों शेयर करें। और एक जरूरी बात, पहला बात तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, और जितना वीडियो कराया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा का सारा देखकर जरूर जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर।